सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे थे हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी में। आज और कल की क्लास भी उसी पे होगी। नेक्स्ट टाइम हम लोग कल्चर और करंट अफेयर्स पे चलेंगे। तो वीक में एक दिन करंट अफेयर्स होगा, दूसरे दिन कल्चर का सिलेबस होगा। फिर हम एंशंट इंडिया वाली जो हिस्ट्री है हमारी, एंशंट हिस्ट्री, उस पर बात कर देंगे। साथ साथ चलता रहेगा, कल्चर भी साथ चलेगा, एंशंट हिस्ट्री भी साथ चलेगा। तो ये नेक्स्ट टाइम से हम लोगों का सिलेबस हम लोग इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आज की और कल की क्लास हमारी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ी हुई है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, और इसमें बचे हुए सारे मुद्दे हम कोशिश करेंगे कि सभी चीज़ें कंप्लीट करें। चलिए, तो हम लोग उस समय क्लाइमेट फिनेंस की बात कर रहे थे, और क्लाइमेट फिनेंस के लिए आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है जितने विकसित देश हैं उन सब के सामने एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगे और फंड भी देंगे, पैसा भी देंगे। नियमित तौर पे उनको पैसा देना है, क्योंकि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल ये निकल कर के आया था 1992 के रियो समिट से। 1992 की जो रियो समिट थी, वहाँ से जो संकल्प आया था पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी जो प्रदूषक है, जिसने प्रदूषण फैलाया है, वो पे करेगा। और दो चीज़ों के लिए पे करेगा। पेरिस क्लाइमेट डील जो 2015 की है, उस पेरिस क्लाइमेट वाले में दो समझौते बताए थे आपको, एडाप्टेशन और मिटिगेशन। तो पहला तो मिटिगेशन, सेकंड एडाप्टेशन। मिटिगेशन मतलब क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम से कम करना, उनके इम्पैक्ट को कम से कम करना, तो मिटिगेट करना। दूसरी चीज़, अगर आप मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एडाप्टेशन, लोगों का उनके साथ जीना सीखना, यानी कि दुनिया के जो लोग हैं, विकासशील देश के जो लोग हैं, विकसित देशों के जो लोग हैं, वो उसके साथ जीना सीखें। क्योंकि धूप को हम कम नहीं कर सकते तो छाता लेके निकलेंगे, बारिश को तो हम कम नहीं कर सकते तो उसके साथ एडाप्टेशन करेंगे। तो जिन चीज़ों पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीज़ें जीने लायक नहीं रहेंगी, उनके साथ फिर हमको तालमेल बिठाना होगा। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए पैसा लगेगा। जैसे कोई शहर जो है तेज़ी से समुद्र में डूब रहा है, तो उसके किनारे रिटेनिंग वॉल बनाएंगे ताकि समुद्र का पानी जो है सीधा शहर में ना घुसे, एकदम से ना घुसे। तो उस वॉल को बनाने में खर्चा लगेगा। तो ये खर्चा कौन देगा? जिसने पोल्यूशन ज़्यादा किया है, जो विकसित देश है, वो इसका खर्चा देंगे। तो खर्चे का सीधा प्रिंसिपल है। दूसरा, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट या कार्बन ट्रेडिंग, ये बताया था? कार्बन ट्रेडिंग नहीं बताया था, तो कार्बन ट्रेडिंग का भी समझ लीजिए। कार्बन ट्रेडिंग, अच्छा हाँ। तो कार्बन क्रेडिट जो है आप तब हासिल करेंगे जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रोकेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रोकेंगे तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, उसको आप सेल कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी सेल कर सकते हैं, किसी ऐसे देश को सेल कर सकते हैं जो, अगर किसी कंट्री के पास ज़्यादा कार्बन क्रेडिट है तो कार्बन क्रेडिट का व्यापार कर पाएगा। एक और कंसेप्ट है ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड, इन्वेस्टर्स से पैसा निकालने के लिए दो तरह का, गवर्नमेंट जो है ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। अब ये ग्रीन बॉन्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी जारी करता है, जैसा इंदौर नगर निगम ने किया है। भारत के बहुत सारे ऐसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो उनको कहा जाएगा ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना,
ठीक है, तो ये हुआ क्लाइमेट फिनेंस का तरीका। तो उसको एक और चीज़ कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स। डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे आप सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, वैसे फिनेंस का भी डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना। क्लाइमेट फिनेंस का डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत लेवल तक आप ले जा सकते हैं, बट ये है कि वहाँ पर एजुकेशन उतना नहीं है, इस वजह से यूनिफॉर्मली उसको लागू नहीं किया जा सकेगा। तो जहाँ बहुत समझदार अगर कोई सरपंच है तो वो अपने गांव के लिए फंड अरेंज कर सकता है क्लाइमेट फिनेंस के तहत, ठीक है। उसमें उनको अच्छा लाभांश मिलेगा, अच्छा डिविडेंड मिलेगा इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगे तो सिग्निफिकेंस क्या है। अब यहाँ आपका जो आंसर है वो सिग्निफिकेंस से चलेगा। देखिए, आंसर राइटिंग जब भी आप करें तो आंसर राइटिंग में, चूंकि अभी हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे आज और कल, और फिर हम बाद में भी करते रहेंगे। आंसर राइटिंग का प्रोसेस तो हमेशा चलता रहेगा। पहले तो आप, सबसे पहले यदि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता है तो आप उसको अपने आंसर राइटिंग में सबसे पहले लेके आइए। तो कुछ सीक्वेंस लिख लीजिए, SDG, जैसे कि SDG पहला प्रेफरेंस जो आपको देना है आंसर राइटिंग में वो SDG को देना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो 17 गोल्स है वो आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, और पहला इंपॉर्टेंस तो उसी को मिले। अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता नहीं है तो आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं उसकी डेफिनेशन, बट डेफिनेशन आपकी नहीं होनी चाहिए, डेफिनेशन किसी एजेंसी की होनी चाहिए, जैसे कि UNFCCC है या IPCC है, WHO है, यूनाइटेड नेशन है, या कोई बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट है, कोई बुक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट बुक एनवायरमेंटलिस्ट, उसका नाम लिख करके आप बता सकते हैं कि ये उसकी डेफिनेशन है, एक चीज़। दूसरा, अगर आपके पास डेफिनेशन भी नहीं है तो आप फैक्ट से शुरू कर सकते हैं कि इतना कार्बन एमिशन, इतने टन कार्बन एमिशन अभी हो रहा है, इतना फॉसिल फ्यूल से हो रहा है, इतना इससे हो रहा है। तो ये अगर डेटा आपके पास है तो आप आंसर के शुरुआत में डेटा से शुरू कर सकते हैं। 4-5 बड़े डेटा जो बिल्कुल इम्प्रेस कर सकते हैं किसी भी कॉपी चेक करने वाले को, वो डेटा आप वहाँ दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेटा भी नहीं है, डेफिनेशन भी आपको पता नहीं है, SDG भी पता नहीं है, तो ऐसे समय में आप सिग्निफिकेंस दे सकते हैं या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं, अगर वो कल्चर से रिलेटेड है, थोड़ा सा हिस्ट्री वाली बात है, तो उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दीजिए कि ये 1972 के उसमें ये हुआ था, उसके बाद 1992 में इसमें ये हुआ था। तो ऐसा आपको बैकग्राउंड देना है। या फिर जैसे किसी को अभी प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 साल हो गए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल हो गए हैं, तो ऐसा कोई डेटा आपके पास है कि इतने ईयर हो गए हैं, इसको 50वां साल चल रहा है, ऐसी कोई बातचीत आप वहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कुछ नहीं पता है तो करंट अफेयर्स की जानकारी से आप शुरू कर सकते हैं। बट ये है कि आंसर की जो शुरुआत है वो रिलेवेंट होनी चाहिए, रिलेवेंस और कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट मिलाना आना चाहिए। तो करंट अफेयर्स से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके आपके आंसर की शुरुआत होगी। और अगर आप चाहें तो अपने आंसर का ये सीक्वेंस भी रख सकते हैं कि सबसे पहले आप SDG लिख दें, फिर ये लिख दें, फिर ये लिख दें, हर जगह पर एग्जाम्पल लिखें और फैक्ट्स लिखते जाएं, तो आपका आंसर शानदार हो जाएगा। तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गई, आंसर लिखते समय में क्या क्या कोशिश करनी चाहिए। अब आप देखिए कि आपने पहली बार जो आंसर राइटिंग की थी उसमें क्या कमियाँ थी, ये सब चीज़ें नहीं थी ना, ठीक है। और अगर आप ये सब करेंगे तो यही आपका नोट्स होगा, ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही आपका नोट्स है, प्रीलिम्स का नोट्स है, क्योंकि इन्हीं में से तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे। यही प्रीलिम्स का नोट्स हो गया, नहीं तो प्रीलिम्स का नोट्स थोड़ी बना सकते आप, यही सब तो क्वेश्चन है, यही प्रीलिम्स का नोट्स है। ये दीजिए, मुझे लगता है ये बात आपको यहाँ समझ में आई होगी। तो ये आपको करना है। तो क्लाइमेट फिनेंस के बाद में हमने क्लाइमेट जस्टिस की बात की थी, और क्लाइमेट जस्टिस में बताया था कि जस्टिस वो होगा कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या इसका निगेटिव असर सभी के ऊपर समान रूप से हो रहा है, या कुछ लोग ज़्यादा पिस रहे हैं
रूरल एरिया वाले ज़्यादा परेशान होंगे, अर्बन वाले ज़्यादा होंगे, या महिलाएं या बच्चे ज़्यादा परेशान होंगे। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको एग्रीकल्चर पे भी लिखना है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको वाइल्ड लाइफ पे लिखना है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट चिल्ड्रन पे लिखना है, बच्चों पे, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट महिलाओं पे लिखना है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट रूरल एरिया में लिखना है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कोस्टल एरिया में लिखना है, समुद्र के किनारे कितना असर होने वाला है, और क्लाइमेट चेंज का असर मज़दूरों पे लिखना है, यानी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मज़दूर हैं, वर्कर्स हैं, उनके ऊपर क्या होगा। क्योंकि कुल मिलाकर के अर्बन एरिया के अमीर लोगों पर असर नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तब भी, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब भी, पोलर वॉर्टेक्स होता है तब भी, कोई भी कंडीशन हो, क्लाइमेट चेंज का कोई भी प्रभाव अमीर लोगों के, जो शहरी एरिया में रहते हैं और अमीर लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो एसी में बैठते हैं, एसी में जाके उतरते हैं, उनका ऑफिस भी एसी होता है, घर भी एसी होता है, कार भी एसी होती है, तो उनको कहाँ गर्मी लगनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उनके पास तो फर्स्ट फ्लोर के बजाय सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे, थर्ड फ्लोर पे चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा होगा तो ऊपर हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, उसमें जाके बैठ के उड़ जाएंगे वहाँ से। उनके ऊपर आपदा का भी, डिज़ास्टर का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको लिखना है इम्पैक्ट सभी के ऊपर। तो एक तो मेरा क्लाइमेट जस्टिस वाला जो पार्ट है वो ज़रूर आप होमवर्क के तौर पे रखें। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा दूसरा जो एक फेमस टॉपिक है उसमें चलते हैं, जो होमवर्क के तौर पे आपको करना है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पॉलीमॉर्फिक टॉपिक है, उतना रूप बदल देता है। जब उसको हम पॉलिटी में पढ़ते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दूसरा है, जो मैंने आपको बताया उसमें पॉलिटिकल विल मायने रखती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, यानी कि हमारे डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और वो सब चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्कीम, ये सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। जब हम उसको इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फर्स्ट कर देता है, बाद में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को रखता है। लेकिन जब हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट फर्स्ट हो जाता है, फिर वो डेवलपमेंट का जो इकोनॉमिक पक्ष है वो वाला एस्पेक्ट पीछे छूट जाता है। तो हमारे लिए ये फर्स्ट हो जाता है। तो इसमें जो है कुछ नए नए टॉपिक हैं, नए नई टर्मिनोलॉजी है, वो आपको देखना होगा। जैसे वन हेल्थ हमने लिखा था, वैसे वन वाटर अप्रोच, वन वाटर अप्रोच। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वन वाटर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है ना। अब आपको सॉलिड जो है वो सुझाव देने हैं सरकार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सभी जानते हैं कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहाँ से आया था? बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट से आया था 1988-87। बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट, क्या लिखा था रिपोर्ट में? आने वाली पीढ़ियों के लिए सोच करके हमको अभी खर्चा करना है, इन्वायरमेंट को उतना ही खराब करना है जितना कि वो रिप्लेनिश कर सके, अपनी क्षतिपूर्ति कर सके, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उतना ही साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट छोड़ सकें। ऐसा ना हो कि उनके हिस्से का इन्वायरमेंट भी हम ही खराब कर दें, क्योंकि वो भी खराब करेंगे ना कुछ, तो उनके लिए भी छोड़ना है, खराब करने के लिए भी और यूज़ करने के लिए भी। ऐसा ना हो कि उनके लिए ना बचे या फिर उनके आने वाली पीढ़ी के लिए ना बचे। तो हम इन्वायरमेंट को उतना ही खराब कर सकें जितना वो रिपेयर कर सके। इसमें अर्थ ओवरशूट डे मैंने आपको पहले बता रखा है। अर्थ ओवरशूट डे यानी कि कितनी पृथ्वी चाहिए आपको खर्च करने के लिए। तो अभी 1.5 पृथ्वी की ज़रूरत है हमको, आने वाले समय में 2 पृथ्वी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पृथ्वी तो एक ही है, तो हम जुलाई में ही खर्च कर देते हैं। जो 31 दिसंबर तक करना चाहिए वो जुलाई में खर्च कर देती है दुनिया। तो अर्थ ओवरशूट डे अभी आ जाता है, जुलाई में आ जाता है। केवल सितंबर में अभी गया था लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन लगा था, कुछ वाहन नहीं चल रहे थे, कुछ पोल्यूशन नहीं हो रहा था, कुछ भी एमिट नहीं हो रहा था, तो पर्यावरण साफ था, तो वो थोड़ा खिसक गया था, अगस्त सितंबर में चला गया था। बाकी जुलाई में ख़त्म हो जाता है। कुछ देश तो जनवरी में ही कर देते हैं। कतर जैसा देश जिसके पास पैसा इतना अथाह है, तो उसके पास सुविधाएं बहुत हैं। तो दुबई हुआ, यूएई हुआ, शारजा हुआ, कतर हुआ, ये जो देश हैं, ये देश जुलाई में अपना कोटा ख़त्म कर देते हैं। जुलाई में उतना ख़राब कर देते हैं पर्यावरण, जो इनको 31 दिसंबर तक करना है, जनवरी में ख़त्म कर देते हैं। पहले महीने में ही
12 महीने का कोटा खत्म कर देते हैं। जितना पर्यावरण उनको खराब करना चाहिए 31 दिसंबर तक, वो जनवरी माह में कर देते हैं। इसका मतलब इतना एक्स्ट्रा खराब करते हैं। भारत जुलाई के आसपास है, यूएस मार्च अप्रैल के आसपास है। तो ये आप जाकर के अर्थ ओवरशूट डे देखिए कि कौन सा देश कितना ज़्यादा दुनिया को खराब कर रहा है, नेचर को कितना खराब कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें तरह तरह की अप्रोच है। वन अर्थ वन फैमिली जो बात करते हैं, हम लोगों ने अभी G20 में बात की थी, ठीक है। और दुनिया में साफ़ सुथरी एनर्जी के लिए जितनी बात होती है वो सारी इसमें आएगी। तो अभी हम आज से जो बात शुरू कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चलेगी, ठीक है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर सवाल आता ही है, प्री में भी आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो उसमें पहली चीज़ लेते हैं हम लोग क्लीन एयर प्रोग्राम, साफ हवा के लिए। क्लीन है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। एक तो ये आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये आपका टॉपिक है। अब इसमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में आप ये देखिए कि हवा की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक और लिख लीजिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ये 2022 और 23 में चर्चा में रही है, इसलिए बता रहे हैं। बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम सिलेक्टिव टॉपिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स में रही है ये चीज़ें, इस वजह से इन टॉपिक्स को ले रहे हैं। बाकी ऐसे तो पढ़ाने के लिए हम पढ़ेंगे, फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी का जब सिलेबस पढ़ेंगे पूरा आपको बताएंगे, तब अलग तरीके से स्ट्रक्चर होगा। तब हम कहेंगे कि NCERT भी लेके आइए, तब हम कहेंगे NIOS का सिलेबस लेके आइए और उसके हिसाब से पढ़िए। तब हम थोड़ा सा आपको इग्नू का नोट्स भी पढ़ने के लिए कहेंगे। और फिर हमारा नोट्स जो एनवायरमेंट इकोलॉजी का है वो भी हर साल अपडेट करके देते हैं हम लोग, तो वो भी पढ़ने के लिए कहेंगे। तो वो बात अलग है। ये जो मैं हिस्सा पढ़ने के लिए आपको कह रहा हूँ ये करंट अफेयर्स के हिसाब से, और थोड़ा करंट अफेयर्स के हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मैं मेंस के हिसाब से आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ये 30% 40% बेस बनेगा प्री के लिए, बल्कि कई जगह पर 60% भी है। किसका बेस बनेगा? ये प्री का। प्री के समय में जब मैं आपको मार्च अप्रैल में यही हिस्सा बताऊंगा एनवायरमेंट इकोलॉजी का, तब केवल 30 या 40% बताएंगे। 60% हिस्सा यही काम आएगा। और ये 60% हिस्सा और उस समय का 30-40% अगले साल के मेंस के लिए फिर 50% से ज़्यादा काम करेगा। तो जब आप सितंबर में अगले साल मेंस देंगे तब 60% तैयारी यही वाली हो चुकी होगी। 40% ही उस समय में आपको रिवाइज करना है। 2.5-3 महीने का समय मिलता है तो आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी से इसको करते चलिए। तो ये जो तैयारी मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ, आपको होमवर्क बता रहा हूँ, ये 2 जगह काम आने वाला है, आने वाली प्रीलिम्स के लिए भी और आने वाले मेंस के लिए भी, ठीक है ना। तो टुकड़ों में तैयारी होगी। इसलिए आप देखते हैं कि जो बच्चे 2 साल से मेंस दे रहे होते हैं, तीसरी बार उनका प्री फिर निकल जाता है और बहुत आसानी से निकल जाता है। तो उसका कारण ये होता है कि उनकी पहले की मेंस, फिर प्री की तैयारी, फिर मेंस, फिर प्री, ऐसा 3-4 बार हो जाता है। तो उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन करने को रहता है, ज़्यादा रिवीजन करने को नहीं रहता। बहुत सारा डेटा, जैसे वो बोलते हैं कि ग्लासगो में ये हुआ, पेरिस में ये हुआ, शर्म एल शेख में ये हुआ, तो उनको 2 डेटा तो रटा हुआ है, केवल उनको शर्म एल शेख का डेटा याद रखना है। और थोड़े दिन बाद जब वो मेंस देते हैं तो आगे की रिपोर्ट भी आ जाती है कि अब इस तारीख को यहाँ पर ये होने वाला है और इसमें भारत के ये प्रतिनिधि शामिल होंगे और भारत की इच्छा है कि वहाँ इस बात पे चर्चा हो, तो वो भी थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स उसमें आ जाता है। तो एक पिक्चर, एक स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखती है। तो स्टोरी आपको बेसिक बैकग्राउंड जो है स्टोरी का मालूम होना चाहिए कि स्टोरी शुरू कहाँ से हुई। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब आपको पता होता है तो आप आंसर बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो मेंस में ज़्यादा नंबर इसलिए आते हैं। तो हम जो आपको अभी जो स्टोरी बता रहे हैं ये बैकग्राउंड का काम करेगी और प्रीलिम्स के लिए 60% 70% तक काम करती है। इसी के ऊपर प्रीलिम्स की इमारत रखी जाएगी, ठीक है ना। तो ये अलग नहीं है, घटनाएं यही है, ठीक है। तो 150 वर्ड जो आप लिखने की तैयारी करते हैं, 250 वर्ड या 150 वर्ड का आंसर लिखने की जो तैयारी करते हैं, वहीं से प्रीलिम्स के क्वेश्चन की लैंग्वेज बनती है।
तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन की लैंग्वेज उसी में से निकलती है, वहीं से डिराइव होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहला क्लीन एयर वाली सारी चीज़ें कर लीजिए। क्लीन एयर के लिए 4 तरह की स्टैंडर्ड्स हैं, एक तो मैं नाम थोड़ा सा बोल रहा हूँ, बाकी एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हो गया, एक WHO का स्टैंडर्ड है, तो उसमें 12 केमिकल्स के नाम हैं जो आपको याद रखना चाहिए। तो आप जाकर के नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी देख लीजिएगा, तो उसमें निकल, कैडमी और ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। लेड भी आएगा, निकल भी आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये तो सब हैं ही, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा भी और चीज़ें उसमें जुड़ती जाती हैं। तो ऐसा 12 पोल्यूटर्स जो पोल्यूशन पैदा करने, पोल्यूटेंट जो है वो आपको तैयार करने पड़ेगा। इसके अलावा जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स में देते हैं तो PM 2.5 और PM 10, ठीक है, PM 10 और PM 2.5, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब जुड़ती हैं। और इन सब के लिए ये तो देखिए 4 मैंने आपको बताए थे 5 चीज़ें कि क्या क्या करना होगा। आपको सिग्निफिकेंस लिखना होगा। सबसे पहले जो डेटा आप दे रहे हैं या जिस टॉपिक को आप उठा रहे हैं उस टॉपिक का सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। रिसेंटली करंट अफेयर्स अगर आपके पास है तो वो आप देंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें क्या दिक्कतें हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है, तो कंस्ट्रेंट्स देंगे। देन आप देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, स्कीम्स क्या हैं, गवर्नमेंट के प्लान क्या हैं, कोई एक्ट बनाया है या ऐसा कुछ है तो वो आप देंगे। और लास्ट में मैंने बताया कि पहले भी बताया था आपको कि आप कंक्लूजन देने से पहले वे फॉरवर्ड लिखेंगे, व्हाट शुड बी डन, कि क्या होना चाहिए, क्या करेगी गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए। आप अपने सुझाव लिखेंगे, उसी को हम मेजर्स भी लिख सकते हैं, उसी को हम सजेशंस भी लिख सकते हैं, व्हाट शुड बी डन भी लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। जो लैंग्वेज क्वेश्चन की रहेगी वो आपको वहाँ लिखना है कि आप अपना कौन कौन से एफर्ट्स भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट्स एफर्ट्स भी लिख सकते हैं कि सरकार के क्या प्रयास हैं वो भी लिख सकते हैं, या सरकार को क्या करना चाहिए आप बताइए, या वो पूछेंगे कि आप सुझाव दीजिए तो सुझाव के तौर पे उसको लिखिए, या वो बोलेंगे उपाय बताइए तो उपाय के तौर पे लिखेंगे। उपाय एक ही बात है, सुझाव उपाय ये सब। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप टर्म लिख देंगे, वो चौथे नंबर पे आएगा। और लास्ट में कंक्लूड करना है, और कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव रखिए, निगेटिव नहीं, कंक्लूजन को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर आपको हर टॉपिक का समझ में आ गया होगा। तो जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम एयर क्वालिटी पर बात कर रहे हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है या एयर क्वालिटी प्रोग्राम होता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP। अगर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात हो रही है तो NCAP की बात हो रही है, तो NCAP की क्या सिग्निफिकेंस है, NCAP के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, NCAP में जो है क्या क्या इनिशिएटिव्स ऑलरेडी डन हैं, जो हो चुके हैं, या गवर्नमेंट इन दिनों में क्या चला रखा है, कौन सा प्रोग्राम है। तो तमाम प्रकार के नेशनल सोलार मिशन, इंटरनेशनल सोलार अलायंस, या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, गंगा की सफाई के प्रोग्राम, पानी के लिए क्या कर रखा है, हवा के लिए क्या कर रखा है, वातावरण को ठीक करने के लिए और क्या क्या कर रखा है सरकार ने, वो सारे इनिशिएटिव्स की लिस्ट जो है आपको वहाँ दे देनी है। थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन में समझाना, 250 शब्द का है तो एक एक दो दो लाइन में आपको समझाना भी है। बजट का डेटा आपके पास है तो डेटा लिख दीजिए, इतने 1000 करोड़ का प्रोग्राम है, ये है। और कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई स्पेशली कि कुछ टारगेट अचीव कर लिया हमने, अच्छा खासा टारगेट हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे यदि कोई पुरस्कार मिला है, प्राइज़ मिला है तो उसको वहाँ जोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक स्ट्रक्चर में आपको देना है। और लास्ट में फिर आप सुझाव के तौर पर, वही जो कमियां हैं वो सुझाव के तौर पे आएंगी हमेशा। तो कुछ सुझाव, कुछ कमियां तो मैं आपको कॉमन है जो हर क्वेश्चन में लगेंगी। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। हर जगह पर हम कोई भी क्लाइमेट को ठीक करने का काम करें, क्लाइमेट के अंदर हम किसी भी प्रकार का रिफॉर्म करने की कोशिश करें, सबसे पहली प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट हमारे सामने है वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू हमारे साथ में है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास किसी भी तरह का नहीं है, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम आप सबसे पहले नंबर पे हर आंसर में लिख सकते हैं कि हमारे पास वी आर फेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज या प्रॉब्लम। सेकंड,
फंड की प्रॉब्लम है, इंडिया के पास ऑलरेडी फंड नहीं है, हम क्लाइमेट के ऊपर कहाँ से लाएंगे, इन्वायरमेंट के लिए फंड कहाँ से लाएंगे, मुश्किल है। तो हमको इन्वेस्टमेंट भी बाहर से नहीं होगा इतना ज़्यादा, बाहर वाले भी नहीं देंगे, हमारे यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो भी नहीं लगाएंगे इतना पैसा यहाँ पे, ठीक है। तो बट इसमें आप लिखिए कि इसकी प्रॉब्लम है, फंड की प्रॉब्लम। तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, R&D की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। एजुकेशन एंड R&D मीन्स टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स। तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो ये ऐसे आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे बर्डन, पॉपुलेशन बर्डन है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, पॉपुलेशन तो है ही, पॉपुलेशन बर्डन है। फिर एक और प्रॉब्लम है लैक ऑफ कंप्लायंस। तो हमारा कंप्लायंस प्रॉपर नहीं है क्योंकि हर जगह पर जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो वहाँ पर जब आप सुझाव लिखेंगे तो इनका उल्टा लिखेंगे, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को फंड देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास करना चाहिए, FDI करना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में आना चाहिए, कुछ टर्म्स कंडीशन होने चाहिए, इनेक्टमेंट होना चाहिए प्रॉपर और उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो लॉ बन गए हैं, एक्ट बन गए हैं। और फिर आप लिख सकते हैं कि हमें R&D पे ज़्यादा देना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रेफरेंस देना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे रखना चाहिए, क्योंकि हमने प्रकृति को माँ कहा है, दुनिया में किसी ने माँ नहीं कहा, ठीक है। हम माँ कहते हैं ना, गंगा को या हमारे यहाँ नदियों को माँ कहते हैं, और हमारी नदियाँ सबसे ज़्यादा गंदी है। जो देश नदी को माँ नहीं कहते हैं उनकी नदियाँ सबसे ज़्यादा साफ़ हैं। तो माँ कहना ठीक है या नदियाँ साफ़ करना ठीक है? तो उसमें कूड़ा कचरा न डालें, ठीक है, उसमें गंदगी ना डालें, उसमें ये चीज़ें ना करें। तो ये सारी चीज़ें वो करना पड़ेगा। फिर टेक्नोलॉजिकल के लिए हमको यूनिवर्सिटीज़ में कैरिकुलम में भी सुधार करना चाहिए, सिलेबस में लेके आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिसर्च के प्रति, इनोवेशन के प्रति मोटिवेट करना चाहिए। तो ये कॉमन आंसर है सभी तरह के क्वेश्चन का, लगभग एक जैसा आंसर है। आप ये लिखेंगे, कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि यही कंस्टेंट्स है। ट्रांसपेरेंसी किसी भी फील्ड में नहीं है, हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है उसमें आप एफॉरेस्टेशन हर जगह पे दे सकते हो, रिफॉरेस्टेशन एक जगह पे दे सकते हो, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फंड हर जगह सजेस्ट कर सकते हो, CSR फंड आना चाहिए, ESG नॉर्म्स पे काम होना चाहिए। ESG नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ESG इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन वाला पार्ट है, इसको पकड़िएगा। ESG नॉर्म्स, ये जो मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ, अगर इसी को अच्छे से आपने अगर लिख दिया तो ये प्रॉपर आंसर हो गया। और 20 में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसके आसपास घूमेंगे, ये सीधा सीधा आपको मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। अभी भी था, इस साल भी था, हर साल रहेगा। ये दरअसल परमानेंट जादू है, एक मॉडल है, जिस मॉडल को आप कॉपी करके सीधा चिपकाइए, सीधे मार्क्स मिलेंगे। बस ये है कि थोड़ा अकल लगानी पड़ेगी, थोड़े डेटा आप फैक्ट वगैरह इकट्ठा कीजिए, ठीक है। ESG, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ESG? इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। अब किसी भी प्राइवेट सेक्टर को, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को या गवर्नमेंट कंपनीज को भी, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को ESG नॉर्म्स पे खरा उतरना पड़ेगा। देखिए 2 वर्ड तो आपने सुने होंगे, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, ये हर जगह पे सुना होगा आपने। तीसरा, हम गवर्नेंस इश्यूज की बात कर रहे हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, समय पे सारी चीज़ें करके देना, है ना, टाइम बाउंड होना, सिटीजन चार्टर जैसी टाइप की चीज़ें, वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे। यानी सरकार का प्रयास अच्छा हो, गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं, वो होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए इस मामले में, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो शुरू वाला हमने बताया, इन्वायरमेंट, यानी कि कोई भी कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी काम में इन्वायरमेंट को ख्याल रखे। दूसरे नंबर पे सोसाइटी का ख्याल रखे, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होना है। तीसरे नंबर पे गवर्नेंस का ख्याल रखे, इसको बोलेंगे ESG नॉर्म्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले में भी आप सुझाव में ESG दे सकते हैं, और ESG को करने के लिए जो फंडिंग की बात आएगी तो उसमें CSR दे सकते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। इसके अलावा भी कैंपा फंड है, और भी बहुत सारे ऐसे एडिशनल फंड्स हैं जो एफॉरेस्टेशन के लिए हैं, ठीक है। जो एक्रीडेटेड फंड होता है, कैसा है कि कोई जंगल दूसरे आदमी ने लगाया और उसको पैसा दे दे, जो है प्राइवेट फैक्ट्री वाला, कि मैं चूंकि इतना जंगल काट चुका हूँ, इसलिए कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन उसको बोलते हैं, कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन। रेड प्लस प्रोग्राम,
एक्रीडेटेड फॉरेस्ट वाला वो प्रोग्राम, एफॉरेस्ट्रेशन के जो डिफरेंट प्रोग्राम, केम्पा फंड, तो ये रिफॉरेस्ट्रेशन, एफॉरेस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा आंसर का डिज़ाइन जो है वो बन गया। ये एक आदर्श उत्तर हो सकता है। अब इसमें से भी अगर कोई 50% से भी ज़्यादा लिख देगा ना, जो मैंने बताया उसमें से भी, तो भी आप IAS हो जाओगे। ठीक है, 50% से भी ज़्यादा लिख दिया तो भी IAS हो जाओगे। तो बट ये है कि थोड़ा सा सर दर्द तो होता है सुनते समय कि इतनी सारी चीज़ें हैं, ये है, बट ये है कि IAS बनने के लिए मिनिमम है, क्योंकि अब बन भी आप IAS रहे हो, छोटी मोटी नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है ना, कलेक्टर बनने जा रहे हो कहीं के, तो इतना तो आपको करना ही होगा, मिनिमम है। चलिए, तो अब थोड़े से कुछ दूसरे इश्यूज़ की तरफ चलते हैं, जैसे खास करके जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो एक खूब चर्चा में भारत में इन दिनों में है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक दूसरा होता है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग, तो डिफरेंस है दोनों में, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग। बाकी हम जो अभी हरित क्रांति के बाद में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में जो फार्मिंग कर रहे हैं वो तो है ही केमिकल फार्मिंग है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइज़र जो है वो केमिकल्स फैक्ट्री में बनते हैं फर्टिलाइज़र और वहाँ आते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की विशेषता ये है कि उसमें केमिकल यूज़ नहीं होगा, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होंगे। फर्टिलाइज़र जो होंगे वो जैविक होंगे, जैविक खाद जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर। पेस्टिसाइड भी ऑर्गेनिक होंगे, बट वो खरीदे जा सकते हैं, बाहर से खरीदे जा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसको बाहर से खरीद लें, बाहर से खरीदा जाता है। और जो फसल उगाई जाती है उसमें यंत्रों का प्रयोग हो सकता है, यानी मशीन्स को हम प्रयोग कर सकते हैं। केमिकल का प्रयोग नहीं करना है बस, तो उसको कहा जाता है जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग की विशेषता ये होती है कि उसमें बाहर से कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा, जो कुछ भी उस खेत में पैदा होगा वही खाद बनेगा। खेत का खाद जो है फर्टिलाइज़र, उसी खेत का पैदा हुए मटेरियल से, उसका जो स्ट्रॉ है, उसकी जो पराली है यानी स्टबल है, उसी का जो खेत का वेस्ट है वही खाद का काम करेगा। उसमें कृषि यंत्रों का प्रयोग भी नहीं होता, नेचुरल होता है, नेचुरल। तो ये जापान के जो एक साइंटिस्ट हैं, एग्रो साइंटिस्ट, उनकी दिमाग की उपज है नेचुरल फार्मिंग। आपको कुछ करना नहीं है, नेचुरल। उनका सिद्धांत ये है कि जैसे जंगल में आप जंगल देखते हैं इतना सारा, तो वहाँ तो कोई ग्रो करने जाता नहीं, जंगल का तो कोई ख्याल नहीं रखता किसान, तो वहाँ तो कोई निराई गुड़ाई नहीं करता, कोई भी हल नहीं चलाता, उसके बावजूद जंगल खड़ा रहता है। वहाँ तो वीड्स भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे वीड्स आ गए जिन्होंने उसकी ग्रोथ को रोक दिया हो जंगल की। ऐसा भी नहीं है कि जंगल में पेड़ पे फल ना लगते हों, पत्ते ना आते हों, फूल ना खिलते हों। वो तो ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है अपने आप का, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है वहाँ पे। तो हम खेती भी तो इसी तरीके से कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर। हम केवल वहाँ पर सीड ले जा कर के डाल दें, वो अपने आप उगाएगा, वो अपनी रक्षा करना खुद जानता है। अगर वहाँ कोई वीड तैयार होगा तो वो खुद ही ख़त्म करेगा। दरअसल हम जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक होंगे या जितने ज़्यादा केमिकल फार्मिंग पे जाएंगे और हस्तक्षेप करेंगे, उतनी नई नई चीज़ें उगेंगी, फिर उनको हटाना पड़ेगा, कीड़े भी लगेंगे। जंगल में तो कभी कीड़े नहीं लगते, इतने कीड़े हैं दुनिया भर में, लेकिन जंगल को तो साफ नहीं करते, लेकिन हमारी फसल तो चट कर जाते हैं। इतने जानवर हैं, लेकिन सारे जानवर में इतने शाकाहारी जानवर, लेकिन जंगल ख़त्म नहीं कर पाए। वो कितने शाकाहारी जानवर हैं जो हरी हरी चीज़ें घास खाते हैं, और लेकिन जंगल को कहाँ ख़त्म कर पाया। तो आपकी फसल को कौन ख़त्म कर देगा? तो वो जंगल के सिद्धांत पे आधारित है। नेचुरल फार्मिंग किसके सिद्धांत पे आधारित है? जंगल का। जैसे जंगल अपनी सुरक्षा करता है, ग्रो करता है, वैसे आपका खेत भी ग्रो करेगा। आप कुछ मत करिए, आप अपनी अकल लगाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हस्तक्षेप होता है किसान का भी। तो आपको ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में अंतर समझ में आ गया होगा।
तो फिर दो मॉडल हैं, एक सिक्किम मॉडल है, एक श्रीलंका मॉडल है। तो श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों खराब हो गया? क्योंकि वो जो है उसके ऊपर बर्डन था, फर्टिलाइजर में पैसा बहुत खर्च हो रहा था श्रीलंका का, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि हम तो नेचुरल फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, और रातों रात फैसला लिया उन्होंने। कि गोटाबाया राजपक्षे की सरकार इसीलिए गिरी थी ना, क्योंकि उन्होंने एकदम से खत्म कर दिया कि नहीं, कल से कोई केमिकल नहीं डालेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, आयात पे निर्भर करते हैं, इसलिए हमारा खर्चा, बहुत सारा पैसा हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है उसी में जा रहा है, तो हम तो बर्बाद हो रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि आज के बाद, कल सुबह से कोई भी केमिकल यूज नहीं करेगा। और जब ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा असर ये हुआ कि फूड प्रोडक्शन कम हो गया और खाना कम पड़ गया और सब तरह की चीज़ें कम पड़ गई, जो भी प्रोडक्शन से होता था, खेती से होता था। तो देश जो है वो खाना खरीदने लगा, और जब आप खाना खरीदने लगते हो तो मनमाने दामों पे जब आपको मिलता है तो आप बर्बाद हो जाते हो लगभग। तो इस तरह से श्रीलंका का जो मॉडल है वो श्रीलंका को बर्बादी की तरफ ले गया। लेकिन सिक्किम हमारा जो राज्य है उसने 8 सालों में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अपने आप को शिफ्ट किया। 8 सालों में उसने पहले पूरी प्रॉपर तैयारी की, असेसमेंट किया, मूल्यांकन किया, रिसर्च किया, R&D किया, ट्रेनिंग दी किसानों को, ट्रेनिंग में काफ़ी टाइम लगाया। स्टेप बाय स्टेप उसने पायलट प्रोजेक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके फोकस करते हुए तो सीड के लेवल पे, फर्टिलाइज़र के लेवल पे प्रोडक्शन शुरू करवाए। पैरेलल इंडस्ट्री शुरू हुई कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तैयार होने लगे, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक वीडिसाइड्स, ऑर्गेनिक सीड्स अवेलेबल होने के लिए मार्केट्स में शॉप मिलने लगी। तो वैसी दुकानें मिलती थी जहाँ ऐसे बीज मिलते थे, उपचारित बीज मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें करने में उसको 8 साल लगे। और दूसरी चीज़, सिक्किम की पॉपुलेशन भी कम थी और ऑलरेडी सिक्किम में बहुत समय से 80% ऑर्गेनिक फार्मिंग तो पहले से ही थी। तो आपको 20% ही चेंज करना था, क्योंकि वो परंपरागत कृषि करते थे। इसलिए सिक्किम हमारे यहाँ एक मॉडल स्टेट बन पाया, फर्स्ट मॉडल स्टेट दुनिया का, फर्स्ट ऐसी जगह जहाँ पर टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। और ये क्वेश्चन कई जगह कंपटीशन में आता है, सिक्किम। दूसरे स्टेट्स में इसलिए नहीं हो पा रहा अभी भी, क्योंकि वहाँ इक्का दुक्का ही चीज़ है। तो आपको पहले तो ये सारा सिस्टम समझ में आ गया कि क्या बात हम लोग कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में जाएंगे तो बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो हम इंटरफेयर करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, वेडिसाइड पेस्टिसाइड डालते हैं, तो उसमें प्रोडक्शन हासिल कर लेंगे, बट उसमें नहीं कर पाएंगे। फिर आइए नेक्स्ट वाला जो बात कर रहे हैं, इसमें यही वाला। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, वही कंस्टेंट क्या क्या हैं, फिर वही सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव। तो सरकार की वही जैविक खेती का जो है पूरा, प्रधानमंत्री के बहुत सारे, प्रधानमंत्री नाम से ही बहुत सारी योजना हैं इस फील्ड में। तो आप लिखोगे तो यूनिक है बहुत सारी चीज़ें, वो आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर कंस्टेंट क्या है? तो वही है कि भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबका पेट भरना है, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन से ही ये सब कुछ किया है। और दूसरा है कि ये लाभकारी उतना नहीं है, किसानों को अभी अट्रैक्ट करना होगा, किसान इसके लिए तैयार नहीं है, अभी किसानों को इसके लाभ गिनाने होंगे। दूसरी चीज़ है कि इसकी सर्टिफिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कौन सा ऑर्गेनिक फूड है, नहीं है, इसको सर्टिफाइड जो करेंगे वो कौन सी एजेंसी करेगी, किसका सर्टिफिकेट माना जाएगा, क्योंकि इसमें भी करप्शन हो जाएगा ना फिर। तो एक और चीज़ है कि किसी ने अभी अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है, तो क्या उसके प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक फूड कह सकते हैं? या कोई 7-8 साल तक ऑर्गेनिक फूड लेता आ रहा है, तो उसके यहाँ से केमिकल लगभग अब खेत में ख़त्म हो गए हैं, तो उसको ही ऑर्गेनिक फूड का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, क्योंकि केमिकल को ख़त्म होने में 7-8 साल लगते हैं। एकदम से पहले साल केमिकल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आपने बरसों तक, 30-40 साल तक, 50 साल तक आपने केमिकल डाला है, तो एकदम से नहीं जाएगा वो। 6-7 साल तक असर रहेगा उसका, 7-8 साल तक। तो ऑर्गेनिक फूड का सर्टिफिकेट किसे दिया जाए, तो अभी इसके बारे में बहुत पेचीदा है। कंप्लायंस इम्प्लीमेंटेशन आप कानून भी बना देंगे तो बहुत
तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा दाम पर, बहुत ज़्यादा पैसे में वो प्रोडक्ट बेचा जाएगा, बाद में उससे कैंसर भी हो रहा है, ये भी पता चल रहा है कि वो केमिकल उसमें दिख रहा है। तो ये सर्टिफिकेशन कौन करेगा, ऐसी एजेंसीज कौन होंगी, कंप्लायंस कैसे होगा, इस फील्ड में करप्शन तो नहीं होगा, क्या ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही पार्ट होगा, तो ये बहुत सारे अभी दिक्कतें हैं। और इसका फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लिया जाए बारिश ठीक से नहीं हुई या वर्षा पर ही डिपेंड रहे, या हम जो सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं तब इस पर क्या इफेक्ट आएगा, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मुद्दे इस पर करना पड़ेंगे। इसके अलावा एक और नेचुरल फॉरेस्ट्रेशन का सिस्टम है जिसको हम यहाँ याद रखना चाहिए, उसको बोलते हैं मियावाकी फॉरेस्ट्रेशन, मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड जो है फॉरेस्ट्रेशन में इसलिए यहाँ याद रखनी पड़ेगी आपको क्योंकि कई जगह पर फॉरेस्ट लगाने का काम हो रहा है प्राइवेट कंपनीज को, और उनको कहा जा रहा है कि आप अगर यहाँ 1000 पेड़ कटेंगे, आप अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, यहाँ इंस्टॉलेशन करने से इस जगह पर 1000 पेड़ कटेंगे, 2000 पेड़ कटेंगे, तो उसके बदले में आप कंपनसेटरी फॉरेस्ट लगाइए। तो नेचुरल फार्मिंग की तरह, क्योंकि जंगल में जो फॉरेस्ट लगेंगे वहाँ तो कोई चेक करने नहीं जाएगा, फिर उसको कोई पानी पिलाने भी नहीं जाता। अगर आप जंगल लगा रहे हैं तो पूरे जंगल को पानी कैसे पिलाएंगे, क्योंकि बड़ा प्लांटेशन कर रहे हैं। तो अभी तक जितने प्लांटेशन प्रोग्राम होते हैं आप अगर देखते हैं तो मोनोकल्चर टाइप होता है, यानी एक ही तरह का प्लांट होता है और उसी को बोया जाता है, सब जगह पर लगा देते हैं, फिर कई बार पानी पिलाया भी जाता, कई बार नहीं भी, लेकिन एक ही तरह का होता है। तो ध्यान रखिएगा, मियावाकी मेथड जो है, ये भी जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर है मियावाकी। इस मेथड में 4 तरह के प्लांट्स लगाए जाते हैं, एक तरह के नहीं, 4 तरह के। अगर आपको जंगल विकसित करना है तो 4 तरह के पौधे लगाने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे। पहला श्रब्स, झाड़ियाँ, आपको कुछ झाड़ियाँ बोनी पड़ेंगी, झाड़ियाँ, श्रब्स। फिर छोटे ट्रीज, छोटे पौधे, कुछ झाड़ियाँ, फिर छोटे पौधे, फिर बड़े पौधे, उससे बड़े ट्रीज, और फिर लार्ज कैनोपी वाले जिसका एरिया ऊपर बहुत बड़ा होता है और जिनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप रेन फॉरेस्ट की तरह जंगल विकसित कर सकते हैं। और ये जो जंगल होगा ये लगभग 20 गुना होगा और 3 से 4 गुना डेंस होगा और 20 गुना जल्दी होगा, घना हो जाएगा। यानी किसी जंगल को विकसित होने में 50 साल लग रहे हैं तो ये केवल 5 साल में हो जाएगा, 6 साल में हो जाएगा। और जितना होगा उसका भी 4-5 गुना ज़्यादा घना जंगल तैयार होगा। तो इसका मतलब हमारा जंगल लगाने का जो तरीका है वो गलत तरीका है। मियावाकी मेथड से अगर हम जंगल लगाएं जिसमें हम श्रब्स भी बोएं, छोटे ट्रीज भी, थोड़े बड़े ट्रीज भी, लार्ज कैनोपी वाले भी, वृक्षाच्छादित हिंदी में बोलते हैं ना, जो पूरा एकदम ऊपर से छतरी जैसा हो, नीचे पानी धूप ना आने दे, इस प्रकार के पेड़, क्योंकि ये एक बायोडाइवर्सिटी को डेवलप करेगा और ये पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करेगा, बायोम तैयार करेगा। हमारा प्लांटेशन का तरीका ऐसा होता है, एक जैसे बहुत सारे गड्ढे खोद करके उनमें एक जैसे पौधे लगा दिए, वो काम नहीं करेंगे, वो जंगल नहीं है, वो बगीचा है छोटा मोटा। जंगल तैयार करने का ये मेथड है मियावाकी मेथड। तो अलग से एक नोट्स बनाई है मियावाकी मेथड पे, परीक्षा में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, खबरों में भी है। ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन से जुड़ी हुई, खास करके ये मैंने इसमें इसलिए दी क्योंकि ये नेचुरल फार्मिंग का तरीका है, खेती भी इसी आधार पे की जा सकती है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन या डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप, डाइवर्स क्रॉप बो करके, तो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो फिर हम नेचुरल फार्मिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो पूरे जितने भी लोगों को जंगल के बदले जंगल लगाना है तो उन्हें कैसा जंगल लगाना चाहिए, क्योंकि आपने जो जंगल साफ किया उसमें एक तरह के पेड़ नहीं थे। आप जिस जंगल को साफ करके खनिज निकाल रहे हैं, या जिस जंगल को साफ करने के बाद रेलवे का लाइन डाल रहे हैं, रोड बना रहे हैं, या वहाँ पर आप डैम बना रहे हैं, वो पानी में डूब जाएगा वो जंगल, तो वो
कंपनसेट करने के लिए, आप उसको भरपाई करने के लिए दूसरी जगह जंगल तो लगा रहे हैं, बट एक जैसे पौधे लगा रहे हैं, वो जंगल नहीं है। आपको ठीक वैसा ही जंगल विकसित करके देना पड़ेगा जैसा आपने पानी में डुबोया है, जैसा आपने काट दिया है, आग लगा दी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मुझे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक जो खबरों में हैं वो मैं घुमा फिरा के नहीं बता रहा, सीधे सीधे बता रहा हूँ। अब मैं चाहूँ तो उसमें थोड़ा सा आपको हेडलाइन बताऊँ, फिर उसमें आप थोड़ा सा विश्वास करके होमवर्क कर लीजिए। होमवर्क कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, फिर इसी आधार पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। वन वाटर अप्रोच, वन वाटर सिस्टम क्या है? अब चूंकि वन अर्थ वन फैमिली हम बात कर रहे हैं, वन अर्थ वन सन की बात आती है, वन ग्रिड की बात आती है। जब हम सोलर अलायंस की बात करते हैं ना, तो वन अर्थ वन सन, क्योंकि एक सन है, उसका एक अर्थ है, और एक ग्रिड हो, उसी का एक ग्रिड बन जाए, तो हम लोग सब जगह वन की बात करते हैं। तो फिर यहां पर भी वन वाटर, तो हमारे पास वाटर कई तरह के हैं। ज़मीन के अंदर भी वाटर है, ज़मीन के ऊपर भी वाटर है, कोस्टल वाटर भी है, ब्रैकिश वाटर भी है, ओशन में भी वाटर है हमारे पास, फ्रेश वाटर भी है, झरनों का पानी भी है ना, फियर्ड्स भी हैं। यहाँ तो नहीं है फियर्ड्स, लेकिन दुनिया में तो है। फियर्ड का क्वेश्चन भी आया था, आपने देखा होगा मेंस में। तो इतने तरह के वाटर हैं, तो क्या इनको सबको एक ही अप्रोच से ठीक किया जा सकता है? ये इनको एक ही जैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो वाटर कंजर्वेशन, वन वाटर अप्रोच, तो व्हाट इज वन? तो वन वाटर पे एक शॉर्ट नोट लिख लीजिए, कम से कम 100 वर्ड का। उसके बाद जो हम बता रहे हैं उनमें वेटलैंड प्रोजेक्ट्स, रामसर साइट्स आ जाएंगी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जितनी रामसर साइट्स हैं, नई साइट्स हैं, दुनिया भर में वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या हो रहा है, उसी के तहत हमारा नमामि गंगे भी हो जाएगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। अब तो नमामि गंगे का सेकंड पार्ट आ गया है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट के बाद में सेकंड पार्ट आ गया गंगा की सफाई का। तो नदियों का पानी, समुद्र का पानी, कोस्टल वाटर में भी पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको भी कंजर्व करना है, उसको भी कंजर्व करके रखना है। कोरल रीफ्स, केवल वाटर ही कंजर्व नहीं करना, वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी, वहाँ की फौना भी, तो कोरल रीफ्स वो उसका पार्ट होगा। तो इतने मुद्दे हैं, ढेर सारे मुद्दे हैं वन वाटर में। ठीक है, इसके अलावा जो सिल्टेशन वाली प्रॉब्लम है वो है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई समस्याएं, वो इससे आएंगी। तो बात ये, नाम केवल वाटर, पहले हमने एयर की बात की, एयर से जुड़ी हुई चीजें देखी, या वाटर से जुड़ी हुई चीजें देखी, पानी से जुड़ी हुई चीजें। ठीक है, और पानी की समस्या ये है कि क्या पानी को हम लोग कमोडिटी के तौर पे ले सकते हैं? दुनिया ने बहुत सारी जगहों पर वाटर को कमोडिटी के तौर पे लेना शुरू कर दिया। वाटर एज ए कमोडिटी, वस्तु, जींस की तरह। यानी जैसे हम आयरन को लेते हैं, स्टील को लेते हैं, जैसे हम टेक्सटाइल को लेते हैं, या हम कैश क्रॉप्स को लेते हैं, तो क्या ये भी कुछ कमोडिटी हो सकती है? तो पहला स्टॉक एक्सचेंज, शिकागो स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसने लिस्ट किया है वाटर को भी एज ए कमोडिटी, यानी शेयर मार्केट में आ गया वाटर। आप पानी पे शेयर लगा सकते हैं, फ्यूचर में आपको ज़्यादा मिल सकता है। ये वाटर एज ए कमोडिटी है। अगर हम उसको कमोडिटी मानते हैं गोल्ड की तरह, या वाटर को भी हम लोग मेटल की तरह मानते हैं कि ये भी प्रेशियस मेटल है, ये भी रेयर अर्थ मेटल की तरह है, बहुत ही मतलब वो प्राइसलेस नहीं है, तो फिर हम उसकी कद्र भी करेंगे, इज्जत करेंगे। तो पानी की इज्जत करवाने का तरीका है, ऑलरेडी बहुत सारे कंट्री इसको सेल करते हैं, तो वाटर सेल होता है। हमारे यहाँ पे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर 20 रुपीज़ में आप एक बॉटल 1 लीटर, जब कहीं फंस जाते हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो आप लेते हैं कि नहीं? सिनेमा हॉल में तो 50 रुपीज़ से कम में नहीं मिलता, वो थोड़ा सा पानी देते हैं लेकिन 50 रुपीज़ लेते हैं, है ना। तो एयरपोर्ट पे आप लेंगे तो 50 रुपये का मिलेगा। यहाँ ये जो हमारा कमलापति रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो गया, यहाँ आपको 50 रुपये का मिलेगा।
तो पानी जो है वो ये चीज़ है। तो क्या वाटर एज ए कमोडिटी, वाटर एज ए प्रेशियस मेटल या प्रेशियस केमिकल के तौर पे, क्योंकि केमिकल तो है, H2O है, वो भी केमिस्ट्री तो है ना वाटर की भी, बट ये कि अगर आप ख्याल रखेंगे तो फिर पानी की इज्जत करेंगे। तो कितने कंट्री ऐसे हैं जो वाटर को ये सब मान्यता दे चुके हैं, US, यूरोप, कनाडा, ये ऐसे देश हैं। यूरोप के अधिकांश देशों ने इसको मान्यता दी है, ठीक है, उसकी बहुत इज्जत करते हैं। प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, निःशुल्क मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी समय के लिए जब यूरोप उतरा था तो वहाँ पर जब मैंने वाटर बॉटल खरीदी तो 500 ml 250 रुपीज़ का पड़ा था, और यूरो में कटता है वो, यूरो में प्राइस लिखी थी। और जब मैंने क्रेडिट कार्ड दिया तो क्रेडिट कार्ड से जब मेरे को मैसेज आया तो वो 250 रुपीज़, लगभग 250 रुपीज़ के आसपास, 276 या ऐसा कुछ, उसमें से माइनस हो गया 500 ml का। तो मैंने पूछा, मैंने कहा 500 ml का बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब US में भी था तो वहाँ 1 लीटर जो था वो $1 का था, $1 में दे रहा था, मतलब 80 रुपये में दे रहा था, 1 लीटर दे रहा था। तो 80 रुपया का 1 लीटर ठीक है, वो तो हमारे इसके बराबर हो गया, सिनेमा हॉल के बराबर हो गया, ठीक है। तो उसकी आदत तो हम लोगों को है, क्योंकि सिनेमा हॉल में कभी खरीदते हैं तो उतना ही लगता है, उतना ही US में लगता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 250 रुपीज़ का यानी 500 रुपया लीटर हो गया हो तो बहुत ज़्यादा, 6 गुना हो गया, ठीक है। तो फिर मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा दरअसल यहाँ जो टेप वाटर है, बाहर जो नल लगे हुए हैं जहाँ सब लोग पानी पी रहे हैं, कोई भी बॉटल नहीं खरीद रहा है, वो पानी इतना प्योर है कि इससे भी साफ़ है, इस बॉटल से भी साफ़ है, आपने जो लिया है, इसलिए यहाँ कोई नहीं खरीदता। तो इसलिए जो बॉटल खरीदता है उसको पनिश करते हैं कि जब बाहर इतना साफ पानी है और गवर्नमेंट आपको अवेलेबल करा रही है और उसकी गारंटी है, आप उसका पूरा अगर टेस्ट लेंगे तो वो बाहर वाला ज़्यादा साफ मिलेगा उससे भी, और वहाँ कोई भी पानी नहीं खरीदता, तो फिर आप क्यों खरीद रहे हैं? तो इसलिए आप खरीद रहे हो, इसलिए आपको पे करना पड़ेगा। हमने कहा ये पहले बता देते भाई। तो बहुत उसका ये है कि गवर्नमेंट ने वो प्रेशियस भी माना है, यानी खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन जो निःशुल्क मिल रहा है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और बहुत ही क्लीन है, क्योंकि वो फ्री दिया जा रहा है। और वो हर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको नल मिल जाएंगे, लोग वहीं पीते हुए मिलेंगे। तो आम नागरिक से लेकर के कितना भी पैसे वाला आदमी है वही वाला पानी पीता है, अलग से खरीद के नहीं पीता, ठीक है। तो इसलिए बहुत महंगा है, तो आप लोग समझ सकते हैं उस चीज़ का। तो इसका मतलब है कि वो पानी के मूल्य को समझ चुके हैं। तो वन वाटर अप्रोच में आपको ये सब चीज़ें, नई नई जो भी चीज़ें चल रही है, तो मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर्स की तरफ आपको ले गया। पानी के जितनी खबरें आती है पानी से जुड़ी हुई नई वाली, वो इसी में जाएंगी, ठीक है ना, वन वाटर अप्रोच में जाएंगे। इसलिए इसको पढ़िए थोड़ा सा, आप क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा जो वाटर मिशन हो सकता है, वाटर रिपोर्ट हो सकती है, वाटर के ऊपर कोई रिपोर्ट, वाटर मिशन, ठीक है। और वाटर कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन का इस साल वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ है, वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस 2023, वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए, क्योंकि ये सवाल आएगा, घूम फिर के आएगा। वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो फिर वाटर पॉल्यूशन को रोकना है, ये सब इसमें उनका उद्देश्य है। और इसके अलावा चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एमिशन पे बात करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, ग्रीन हाउस एमिशन है, उसमें मीथेन सबसे ज़्यादा एमिशन किसका होता है? मीथेन का, मीथेन का। और मीथेन लगभग 30 साल तक बना रहता है, 30 साल तक उसका पॉल्यूशन बना रहता है। एक बार मीथेन अगर चला गया हवा में तो मीथेन का जो दुष्प्रभाव है वो 30 साल तक रहेंगे। और मीथेन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से भी बहुत निकलता है, लाइव स्टॉक से भी बहुत ज़्यादा है। लाइव स्टॉक बहुत बड़ा कारण है, लाइव स्टॉक। फॉरेस्ट से भी होता है, और सबमर्ज्ड चीज़ें और जो होती है वहाँ से भी, पानी में जहाँ पेड़ डूबे हैं वो सब चीज़ें वहाँ से भी। तो मीथेन का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा मीथेन निकलेगा
तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा न हो तो फिर भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो आपको करनी पड़ेगी, लाइव स्टॉक भी बना रहेगा, पर यहाँ थोड़ा सा हम लोग जो गायत्री परिवार में वेजिटेरियनिज्म की बात करते हैं, तो नॉन वेजिटेरियनिज्म जितना कम होगा मीथेन को उतना हम रोक पाएंगे, क्योंकि वेजिटेरियन फूड तैयार करने के लिए ज़्यादा जो है एरिया नहीं लगता। आपका एक समय का खाना वेजिटेरियन फूड थोड़ी सी मीथेन एमिशन करके खाना बना दिया जाता है, लेकिन जो हम लोग तैयार करते हैं, एनिमल को रेयरिंग करते हैं, तो वो कुछ सालों तक जो है वो प्लांट पे डिपेंड करता है, हर्ब्स पे डिपेंड करता है, और वो प्लांट प्रोडक्ट खाता है। उसके बाद उसको तैयार करने में 2 साल 3 साल, तो मीट जो लोग खाते हैं उसको मीट को तैयार करने में बहुत हजारों गुना एमिशन हुआ है मीथेन का, और उसको तो वो 1-2 टाइम में खा गया, जबकि शाकाहारी फूड को तैयार करने में इतना मीथेन नहीं हुआ। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो नॉन वेजिटेरियनिज्म का भी है। इन्वायरमेंटली बता रहा हूँ मैं, रिलीजियसली नहीं बता रहा। रिलीजियस तो हिंदू धर्म के हिसाब से, खास करके हिंदू धर्म होना नहीं, हिंदू लोग तो 70% मांस खाते हैं, तो हिंदू बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं। मुसलमान 99% खाते होंगे, तो हिंदू भी 70% खाते हैं, केवल 30% हिंदू ही वेजिटेरियन है, ठीक है। तो हिंदुइज्म से उसका लेना देना नहीं, लेकिन यूं कहें कि वैष्णव धर्म में या जो है जिसमें हम हिंदू धर्म में शुद्धता की बात करते हैं, पवित्रता की अवधारणा की बात करते हैं, प्योरिटी की बात करते हैं, तो प्योरिटी तो फिर वो वेजिटेरियनिज्म की तरफ ले जाती है। तो फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी वेजिटेरियनिज्म ही है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, आप इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं, क्योंकि नॉनवेज खाना अपने आप में बहुत ज़्यादा मीथेन एमिशन का कारण है, ठीक है। तो प्रोटीन के नाम पे बहुत ज़्यादा नॉनवेज को प्रोत्साहन दिया जाता है, बट ये है कि वो इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है, और परमानेंटली। और अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो प्रोटीन वाली बॉडी भी तो बीमार होकर मरी जाएगी, और सब एक साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से मरेंगे तो प्रोटीन क्या करेगा। तो थोड़ा सा उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं, देख लीजिएगा उसको। इसके अलावा मीथेन को हम एनर्जी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मीथेन को एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं तो बायोगैस में हम मीथेन को यूज़ करते हैं, तो अभी हम एनर्जी के फॉर्म में कल चलेंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो केवल अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली हिस्से की बात कर रहे हैं। कल हम जो चर्चा करेंगे उसमें एनर्जी वाला पूरा रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके साथ ही कुछ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी कल रहेंगी। तो आज के होमवर्क में और लिख लीजिए थोड़ा बहुत, और जैसे नमामि गंगे लिखा है वैसे सरकार का और भी जल प्रदूषण पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे एक टिप्पणी लिखिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर टिप्पणी लिखिए। एक टेबल थोड़ा सा साउंड पॉल्यूशन के ऊपर भी रखिएगा कि डेसिबल में आपको पता होना चाहिए कितना डेसिबल हानिकारक है, क्या है। एक टेबल वो बहुत फेमस है, वो प्री में भी खूब काम आती है, कभी मेंस में भी इमरजेंसी में आ जाता है क्वेश्चन, तो वो सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंटरनेशनल एफर्ट पे चले जाइएगा। इसके अलावा अब आप इंटरनेशनल एफर्ट पे जाइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं। तो एक शॉर्ट नोट UNEP पे लिखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगर पहले नहीं लिखा है तो अब लिखिए। UNFCCC पे शायद मैंने होमवर्क में पहले दिया है, UNFCCC, IPCC, ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए, GCF पे, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड। GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, इस पे लिखिए।
GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। एक शॉर्ट नोट लिखिए CCUS। CCUS, व्हाट इज CCUS? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS। अब ये नया प्रोग्राम है CCUS। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना, कार्बन को कैप्चर करना। कार्बन कैप्चर कैसे करेंगे? कार्बन को कैप्चर करने का सबसे बढ़िया मीडियम तो एफॉरेस्ट्रेशन है। जंगल बहुत ज़्यादा लगा दो, कार्बन कैप्चर हो जाएगा। हम लोगों ने वादा किया है कि हम कार्बन कैप्चर करने के लिए 2030 तक काफ़ी सारा जंगल लगाने वाले हैं। NDCs, जो इंडिया ने NDCs अमेंडमेंट हुआ है NDCs में। अभी जो शर्मल शेख में है वो उसमें क्या हुआ है? अमेंडमेंट। ध्यान रखिए, मैंने पहले करवा दिया ना नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। NDCs करवाए कि नहीं होमवर्क में? पेरिस क्लाइमेट डील से आया था NDCs, क्योटो प्रोटोकॉल के ऑल्टरनेटिव में, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। पहले INDC था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब क्या हुआ शर्म एल शेख में अभी 2022 में, उसमें उन्होंने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है, आपने जो NDCs अभी तक दिए हैं उससे काम नहीं चलने वाला है, आपको थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसमें एक्सटेंडेड करना पड़ेगा, थोड़ी और चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। जो संकल्प आपने लिए हैं उससे क्लाइमेट ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि 1.5 तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और 2 के ऊपर चले जाएंगे अगर हमने हमारे जो रिजोल्यूशन है वो अच्छे नहीं लिए तो जो चीज़ें हम लोग कमिटमेंट किए हुए थे कि हम इसको और आगे तक कर लेंगे या 2030 तक इतना कर लेंगे, हम लोगों ने शपथ को और कठोर किया है कि हम उससे पहले उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। जितना जंगल हम लगाने वाले थे उससे ज़्यादा। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन यूटिलाइजेशन, कार्बन को यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो कार्बन को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? रोड बनाने में कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा हम रोड बनाने में यूज़ कर सकते हैं। रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। कार्बन कैप्चर करके हम ईंटें बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो कार्बन कैप्चर करेंगे इसको यूटिलाइज कर देंगे इस वाले में। कार्बन कैप्चर करके हम लोग कार्बन से जुड़े हुए जो ड्रिंक्स बनते हैं, कार्बोनेट ड्रिंक्स जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड खप जाती है, वहाँ हम वो कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स में और भी कोई बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना, तो कार्बन को सबसे पहले स्टोरेज करना, सबसे पहले कैप्चर करना, कैप्चर करके उसको यूटिलाइज करना एंड कार्बन को ज़मीन के नीचे दबाना। यानी हमारे पास ऐसा केमिकल मेथड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होकर के यदि आ जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करके ज़मीन के नीचे दबा सकते हैं। बट हमारे पास इतना लैंड एरिया नहीं है, क्योंकि लैंडफिल करेंगे तो उस लैंड को फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो फिर अंदर से कार्बन वापस निकल आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्वे ने अपने लिए फ्री ज़मीन दी है। उनने कहा है कि आपको कार्बन केवल ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लाना होगा, बाकी हम अपनी ज़मीन देंगे, वहाँ पर आप कार्बन को स्टोरेज कर सकते हैं, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, कार्बन को किस में भर के ले जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे भर के ले जाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें, इसको बोलते हैं CCUS, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये सब टूल्स हैं, इनको याद रखिए। तो मैंने जितना इन्वायरमेंट इकोलॉजी में करंट अफेयर्स बन सकता है, ठीक है, वो सारा, अभी पुराने लेक्चर्स भी आप देखेंगे अभी के भी। पर यह है कि केवल मेरी इन बातों से हाँ लिंक मिलेगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन टिक करने में आसानी होगी, बट मेंस में आप बहुत अच्छे से लिख पाएँ और इंटरव्यू में हर चीज़ का जवाब दे पाएँ, उसके लिए तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, नोट्स बनाने होंगे। इन्हीं चीज़ों को नोट्स बनाना, इन्हीं कुछ चीज़ों को विकिपीडिया पे जाइए, इन्फोग्राफिक्स देखिए, गूगल में डालिए, इमेजेस में आपको इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे बहुत अच्छे, बहुत सारे PPT प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे, बहुत सारे PDF मिल जाएंगे। इन्हीं टॉपिक्स को आप डालेंगे तो आपको हो सकता है कि बना बनाया नोट्स मिल जाए किसी कोचिंग क्लास का इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, कार्बन कैप्चर क्या होता है, CCUS क्या होता है, कार्बन फंडिंग क्या है, कार्बन ट्रेडिंग क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या है। अब इसमें एक और वर्ड जो पिछली बार इतने सारे में जो आया था,
और क्वेश्चन भी बनाता, उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग। अब जितनी भी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन या जो भी मॉनिटरिंग वाली जो सिस्टम है, उन सब में क्या है कि लीपापोती, हमारे यहाँ हिंदी में उसके लिए वर्ड है लीपापोती, यानी कि वाकई में ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है, केवल आंकड़ों में फेरबदल करके ये दिखा देना कि हम क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने कार्बन इतना कम कर दिया, आंकड़ों में दिखाना, ग्राउंड लेवल पे कुछ न करना, दैट इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग कर देना। जैसे हम वाइट वॉश कर देते हैं, पुराना सब मिटा देते हैं घर में, वैसे ग्रीन वॉश करके ऊपर ऐसा दिखा देना। तो अब एक और ये वाला वर्ड लिख लीजिएगा, ग्रीन वॉशिंग। ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। जब आप समस्याएं लिखोगे ना, शॉर्ट कमिंग्स के इन्वायरमेंट के किसी भी फील्ड में, इन्वायरमेंट वाली चीज़ में, जहाँ पे भी, एफॉरेस्टेशन में भी, रिफॉरेस्टेशन में भी, और ये जो क्लाइमेट फिनेंस वाला मामला भी लिखोगे तो इसमें भी ग्रीन वॉशिंग है। चाहे आप एनिमल्स की संख्या या वाइल्ड लाइफ की काउंटिंग की बात करेंगे तब भी सब जगह ग्रीन वॉशिंग है ना। तो इस ग्रीन वॉशिंग से बचना है। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि कल एनर्जी और बचे हुए जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाली जो टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर लें, है ना, और कल एंड कर दें, ठीक है। बाकी ये इस बार का होमवर्क है और यहाँ से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की